गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम हर जो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसकी एक सीरीज कर रहे थे। आज जो हम पेपर करने वाले हैं उसके हम 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज वाले पेपर का एडवर्टीजमेंट नंबर आपको एक बार फिर से बता दूं। एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 13, लोअर डिविजनल क्लर्क फील्ड कैडर का पेपर था। दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर मॉर्निंग सेशन का ये एग्जाम था। स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2 पोर्शन में इसके कर चुके हैं। आइए आज हम करने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। खालिस्तान को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। दोस्तों आपसे 3 जून 2009 को जो पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था वो पूछा गया है। ऑप्शन ए कलेसर, ऑप्शन बी अबूब शहर, ऑप्शन सी भिंडावास और ऑप्शन डी है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे कितना डिटेल से पूछा जा रहा है। आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई तभी कर पाओगे जब आपको इन सब की डेट पता होगी। तो दोस्तों कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, अबूब शहर, भिंडावास और नाहर के अंदर से जो आपका भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है उसको 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के तौर पर घोषित किया गया था। भिंडावास कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। जो भिंडावास पक्षी अभयारण्य है उसको 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के तौर पर घोषित किया गया और यहाँ पर करीब करीब 250 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। कितने? करीब करीब 250 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आइए देखते हैं ऑप्शन ए पर आपको कलेसर दिया गया है। दोस्तों कलेसर को दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। भिंडावास वाला 3 जून 2009 को घोषित किया गया। तो आपसे दूसरे भी पूछे जा सकते हैं। कलेसर को घोषित किया गया था दिसंबर 2003 के अंदर, राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और यहाँ पर जो मुख्यतः पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं साल के वृक्ष, तेंदुए जो पक्षी होते हैं और सबसे ज़्यादा जो इसका पूछा जाता है वो है लाल जंगली मुर्गी। कौन सा पूछा जाता है? लाल जंगली मुर्गी कहाँ पर पाए जाते हैं? कलेसर के उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन बी पर है आपके पास अबूब शहर जो सिरसा के अंदर है और इसको बहुत सारी बुक्स के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य घोषित किया है। लेकिन दोस्तों ये कलेसर उद्यान से छोटा है क्योंकि जो कलेसर का क्षेत्रफल है वो है 11,570 और जो अबूब शहर है उसका है 11,530। कितना है? 11,530 और अबूब शहर है सिरसा के अंदर। और लास्ट है आपके पास नाहर वन्यजीव अभयारण्य जहाँ पर जो रेवाड़ी के अंदर है और इसका जो क्षेत्रफल इसको घोषित किया गया था 3 जनवरी 1989 को। सॉरी फ्रेंड्स, वो है 30 जनवरी 1987। पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जो नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी का है वो 30 जनवरी 1987 को घोषित किया गया था राष्ट्रीय पार्क पक्षी अभयारण्य के तौर पर। और यहाँ का जो दोस्तों सबसे ज़्यादा है ये संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। 2009 के अंदर इसको अभयारण्य के तौर पर जो पक्षियों के लिए है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ पर पाए जाते हैं सियार, लोमड़ी, काला हिरण। क्या क्या पाए जाते हैं? सियार, लोमड़ी और काला हिरण। कलेसर उद्यान यमुनानगर के अंदर है। अबूब शहर सिरसा के अंदर है। हरियाणा का सबसे बड़ा यमुनानगर वाला है 11,570 है। भिंडावास आपका झज्जर के अंदर है। 250 प्रकार की प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं और नाहर आपका रेवाड़ी के अंदर है। कलेसर वाला 2003 में बनाया गया, रेवाड़ी वाला 1987 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है लाल, काली, पीले भूरे रंग की या फिर पीला धूसर। तो अंबाला और कैथल जिले की जो मिट्टी है वो पीले धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। कैसी है? अंबाला और कैथल जिले की जो मिट्टी है वो पीले धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। काली मिट्टी हिसार की साइड या फिर सिरसा की साइड ज़्यादा पाई जाती है और पीले भूरे रंग की मिट्टी है जो मध्य हरियाणा या फिर उसी साइड जिधर ये अंबाला कैथल कुरुक्षेत्र का एरिया है उधर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पिपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो पिपली मिनी चिड़ियाघर है वो कहाँ पर है? वो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कुरुक्षेत्र गए हो कभी तो पिपली मोड़ आता है, वही पिपली मोड़ पर है, वो पिपली मिनी चिड़ियाघर बोला जाता है और जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी और ये 27 एकड़ में फैला हुआ है। मिनी चिड़ियाघर बोला जाता है, पिपली का है, कुरुक्षेत्र में स्थित है, 1982 में स्थापना की गई और दोस्तों ये 27 एकड़ में फैला हुआ है। ऑप्शन ए पर है आपके पास भिवानी। तो भिवानी जो चिड़ियाघर है ये भी 1982 में ही स्थापित किया गया था और ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। और तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है आपके पास रोहतक, ये 1986 में किया गया था स्थापित और ये 44 एकड़ में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा जाए वो रोहतक का होगा, 1986 में स्थापित किया गया, 44 एकड़ में फैला हुआ है। बीच का पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र जो पिपली मिनी चिड़ियाघर है 1982 में स्थापित किया गया और 27 एकड़ में है। और हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर पूछा जाए तो वो भिवानी के अंदर है, 1982 में ही स्थापित किया गया, जो 7 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती के क्षेत्र में 7 से खालिस्तान प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई है। देखिए दोस्तों ये वाला पेपर भी कलरक का ही पेपर है। बिजली डिपार्टमेंट के जो हमारा विद्युत विभाग है उसके अंदर ये वैकेंसीज थी। बागवानी का क्वेश्चन इतना डिटेल से पूछा गया है तो ऑप्शन देखिए 25, 15, 18 या फिर 10। तो हरियाणा का जो बागवानी विभाग है 2016 तक बागवानी की खेती को उसने 7 से 25% तक बढ़ाने की योजना बनाई थी। कितने प्रतिशत तक बढ़ाना था? 7 है वर्तमान के अंदर 2016 में और इसको 2016 तक जो था वो 25% तक लेकर जाने की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, गुरुग्राम को खालिस्तान से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। ऑप्शन देखिए सोनीपत, रेवाड़ी, दादरी और नरवाना। तो दोस्तों आप सभी ने सुना होगा हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? वो रेवाड़ी का है। तो गुरुग्राम को रेवाड़ी से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। कहाँ से कहाँ तक? गुरुग्राम को जो रेवाड़ी से जोड़ने वाला रेल मार्ग है वो हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन भी है और सबसे पुराना जंक्शन भी है। इससे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है हरियाणा के अंदर पहली बार रेल कब आई थी? तो 1873 के अंदर पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाएगी? 1873 में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली। और दोस्तों जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कोई क्वेश्चन तो उसके पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर होता है। जो 2019 के अंदर कलरक का एग्जाम हुआ उसके अंदर दिल्ली से रेवाड़ी की दूरी पूछी गई थी। देखिए क्वेश्चन ये सबने रट लिया कि 1873 में चली, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली, लेकिन दूरी बहुत कम बच्चों ने ध्यान दी थी। जो उस एरिया के बच्चे हैं उनको तो पता होता है। तो जो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच की जो दूरी HSSC ने जो मानी थी वो थी 80 किलोमीटर। 1873 में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में ट्रेन चली और वो थी 80 किलोमीटर की उसने दूरी जो तय है वो की थी। पहली आपसे CNG ट्रेन पूछी जाए हरियाणा के अंदर वो 15 जनवरी 2015 को चली और वो रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी। सिंपल ट्रेन 1873 में, CNG ट्रेन चलाई गई थी 15 जनवरी 2015 को और वो रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी। उम्मीद है सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे। क्वेश्चन की अदर रिलेटेड डिटेल करोगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। किसी बच्चे को नहीं पता था कि जो HSSC है वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच का डिस्टेंस भी पूछ लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। दोस्तों थोड़ी सी डिटेल आपको पता होनी चाहिए सच्चर फार्मूला क्या था। तो सच्चर फार्मूला जो था वो पंजाब, जब हरियाणा के अंदर हरियाणा पंजाब एक ही बनाए गए आज़ादी के बाद भी मांग बहुत पहले से 1925 से उठने स्टार्ट हुई थी। अब से पूछा जाता है आज़ादी से पहले मांग किसने पहली बार उठाई, आज़ादी के बाद किसने उठाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अभी जो पहले की वीडियो जो है जो हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें बहुत डिटेल से करवाया है। थोड़ी सी डिटेल आपको फिर से बता देती हूँ।
हरियाणा को पंजाब से अलग करने की जो सबसे पहले मांग उठाई थी वो 1925 के अंदर जो मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन था उसके अंदर जो स्वागत समिति के सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उसके बाद 1932 में दीनबंधु बंधु गुप्त ने उठाई, जिसका आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने विरोध भी किया था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के साथ साथ पंजाब और हरियाणा एक ही क्षेत्र थे, उनको अलग अलग राज्य नहीं बनाया गया। 1948 की मांग ज़्यादातर पूछी जाती है क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार उठाई गई थी। वो 1948 के अंदर तारा सिंह नेता जो पंजाबी नेता थे उन्होंने उठाई थी। 1 अक्टूबर 1949 को उनकी मांग के आधार पर ही सच्चर फार्मूला लागू किया गया था और उस सच्चर फार्मूला के अकॉर्डिंग पंजाब को 2 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ हरियाणा गलत लिखा हुआ है, हरियाणा को 2 भागों में विभाजित नहीं किया था, पंजाब को 2 भागों में विभाजित किया था। एक हिंदी भाषी क्षेत्र था और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र था। जो पंजाबी पढ़ना चाहते थे वो पंजाबी में पढ़ सकते थे और जो हिंदी में पढ़ना चाहते थे वो हिंदी में पढ़ सकते थे। तो सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। आपसे पूछा जाता है कब लागू किया गया, और इसके अंदर पंजाब को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक पंजाबी भाषी क्षेत्र और दूसरा हिंदी भाषी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, खालिस्तान ने हरियाणा के क्षेत्र को हरी धान्य का कहा है। दोस्तों बहुत बार एक नया क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आता ही आता है। तो खालिस्तान ने हरी धान्य का किसने कहा है? वो कहा है ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यान ने। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यान ने हरियाणा के क्षेत्र को हरी धान्य का कहा है। ऑप्शन ए पर है आपके डॉक्टर HR गुप्ता। HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश का अगर आपसे पूछा जाए तो अभिरियाणा कहा है। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल कहा है। और योद्धा गणराज्य या महाभारत के अंदर की बात की जाए तो हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। देखिए इसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, एक बार फिर से देख लीजिए। राहुल सांकृत्यान ने हरियाणा को हरी धान्य का कहा है। HR गुप्ता ने आर्यना कहा था। बुद्ध प्रकाश ने अभिरियाणा कहा था। यदुनाथ सरकार ने हरियाल बोला है। महाभारत काल या के अंदर या योद्धा गणराज्य के अंदर की बात की जाए तो हरियाणा को बहुधान्यक बोला जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इसी से रिलेटेड है, हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा था? क्या पूछा है? हरियाणा के क्षेत्र को ऊपर वाला हरी धान्य का था। उसे नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर पेपर है, मैंने नहीं बनाया। हरियाणा के किस क्षेत्र को हरियल कहा जाता है? तो ऑप्शन है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, डॉक्टर HR गुप्ता, यदुनाथ सरकार और विभू श्रीधर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको करवाया था यदुनाथ सरकार ने, आपको देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन का ही ऑप्शन डी है। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के क्षेत्र को हरियल कहा था। हरियाला आए या हरियल आए तो वो किसने बोला था? यदुनाथ सरकार ने बोला था। अब फिर से देखिए बुद्ध प्रकाश ने क्या बोला था? अभिरियाणा बोला था। HR गुप्ता ने आर्यना बोला था। तो दोस्तों ये सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान में रखोगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? कंगन तो बहुत बार सुना होगा ना, कंगन कंगन ना कर यार, कंगन के संग लाया हार, वही वाला गाना ना। ऑप्शन ए कलाई, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी गर्दन और ऑप्शन डी है नाक। तो दोस्तों कंगन कंगन कहाँ पहना जाता है? कंगन कलाई में पहना जाता है। चूड़ियाँ और कंगन दोनों ही कलाई में पहने जाने वाले हैं। ये चूड़ियों से थोड़ा बड़ा साइज होता है इसलिए इसको कंगन बोला जाता है। पुराने ज़माने में जो हमारे गहने थे उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल होती थी। तो कंगन जो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है और कलाई में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, खालिस्तान को हरियाणा के लोगों द्वारा एक बुरा शगुन माना जाता है। ऑप्शन ए हिरण दर्शन, ऑप्शन बी आंख फड़फड़ाना, ऑप्शन सी है जुत्ती पे जुत्ती चढ़ना और ऑप्शन डी है दूब का दर्शन। तो दोस्तों हिरण दर्शन हो, आंख का फड़फड़ाना हो या फिर दूब का दर्शन हो, ये सारे के सारे जो शुभ
ये आपके हिरण दर्शन, जुत्ते पे जुत्ती चढ़ना और दूब का दर्शन, ये सारे के सारे शुभ माने जाते हैं, जबकि जो आँख का फड़फड़ाना है वो अशुभ माना जाता है। जुत्ते पे जुत्ती चढ़ने का माना जाता है कि मुझे शायद कहीं जाना पड़ रहा है, कि वो कहीं घूम कर आएगा। हिरण दर्शन को भी शुभ माना जाता है। और हरी दूब क्या होती है, घास को बोला गया है यहाँ पर। हरी घास का दर्शन अर्थात हरी भरी चीज़ों का दर्शन, तो उसको भी शुभ माना गया है। लेकिन जो आँख का फड़फड़ाना है, कई बार आँख ऊपर नीचे होती है ना, जैसे ऑटोमेटिक कई बार होना शुरू हो जाती है, तो आँख का फड़फड़ाना है, तो हरियाणा के अंदर उसको अशुभ माना गया है या बुरा शगुन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उनके खाली स्थान पर पहना जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए कान, सिर, छाती या फिर कलाई। तो जो फूल आभूषण होता है वो महिलाओं के द्वारा उनके सिर पर पहना जाता है। फूल कोई गुलाब का फूल नहीं है कि आपने उतारा और किसी के बालों पर लगा दिया। आपने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर हीरोइंस को भी देखा होगा। वैसे भी आजकल बहुत ट्रेंड है कि लड़कियां हैं वो अपने फूलों बालों के अंदर फूल को लगाती हैं, लेकिन जो फूल है वो एक सोने का आभूषण होता था, वो महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर खाली स्थान पर आधारित थे। हरियाणा जीके के क्वेश्चन खत्म हुए। अब इससे आगे हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑप्शन ए देखिए एकीकृत परिपथ अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी चिप आप बोलते हो। ऑप्शन बी है वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन सी है वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर पर आधारित होते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित होते थे। ऑप्शन ए जो एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड चिप या जिसको आईसी चिप बोला जाता है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब जो है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में यूज होता था। और वीएलएसआई जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में यूज होता था। और वर्तमान के अंदर कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर चलता था, तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी चिप आया, चौथी पीढ़ी के अंदर वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर आया और वर्तमान में अब आप बताओगे 5वीं पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक कंप्यूटर कीबोर्ड खालिस्तान प्रकार का नहीं हो सकता है। एक कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए 5 पिन डिन, ऑप्शन बी है यूएसबी, ऑप्शन सी है PS डिवाइडेड बाई 2 या डिवाइड बाई 2 और ऑप्शन डी है 1 पिन डिन। तो एक कंप्यूटर कीबोर्ड दोस्तों 5 पिन डिन भी हो सकता है, USB टाइप भी हो सकता है, PS/2 भी हो सकता है, बट 1 पिन डिन नहीं हो सकता है। जो ऑप्शन डी है 1 पिन डिन है उस टाइप का कोई कंप्यूटर कीबोर्ड है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जीमेल को खालिस्तान श्रेणियों में जो प्रबंधित करता है या डिवाइड करता है या मैनेज करता है। पूछा है आप जीमेल जब बनाते हो कितने श्रेणियों के अंदर उसको डिवाइड करते हो। तो जीमेल तो हर बच्चे को बनानी ही आती होगी। पहले आप कोई भी नाम देते हो, फिर आप अंडरस्कोर डालते हो या फिर कोई भी सिंबल देते हो, उसके बाद आता है @ और उसके बाद आता है .com। तो दोस्तों चाहे आप पहले कोई नाम दे रहे हो, फिर @ आएगा, फिर .com आएगा, तो कितने पोर्शन हो गए, 3 पोर्शन हो गए। जीमेल किसी भी जो आईडी होती है आपकी उसको 3 श्रेणियों के अंदर प्रबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, शॉर्टकट वर्तमान कार्यक्रम में फाइल मेन्यू विकल्पों तक पहुंचने में मदद करता है। अगर आपको किसी जो आप मेन मेन्यू के अंदर जाना चाहते हो, किसी कार्य जो वर्तमान में आप कोई फाइल बना रहे हो उससे मेन मेन्यू में जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट होता है। ऑप्शन देखिए आपके पास Alt+Enter, Alt+Tab, Alt+E और Alt+F। तो दोस्तों Alt+ जो F होता है वो एक शॉर्टकट होता है जो वर्तमान कार्यक्रम में फाइल मेन्यू विकल्पों तक पहुंचने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक ऐसे खालिस्तान निर्देश संग्रहित करता है जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक है।
पूछा है कौन सा इसमें से जो ऐसे निर्देश संग्रहित करता है, इकट्ठे करता है जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए रोम, रैम, मदरबोर्ड या फिर प्रोम। तो दोस्तों जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है, वो ऐसे निर्देशों को संग्रहित करता है जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए सेकेंडरी स्टोरेज प्रबंधन, उपकरणों के सीमित ट्रैकिंग, ऑप्शन सी है कमांड की व्याख्या और ऑप्शन डी है संचार प्रबंधन। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है, देखो सेकेंडरी स्टोरेज प्रबंधन भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड की है वो व्याख्या भी करता है, और ऑप्शन डी है जो संचार प्रबंधन भी करता है। बट जो उपकरणों की सीमित ट्रैकिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। क्या नहीं है? जो उपकरणों की जो ट्रैकिंग करता है डिवाइसेज की, वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जिसका उपयोग वास्तुचित्र, भूकंपीय तरंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसको आप खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर और ऑप्शन डी है ऑफसेट प्रिंटर। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है प्लॉटर जो होता है उसका उपयोग हम वास्तुचित्र बनाने के लिए या फिर भूकंपीय जो तरंगे होती हैं उनकी जो छवि होती है, उनकी जो प्रति छाया होती है, उनको प्राप्त करने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान हमें हस्ताक्षरों के लेखक, दिनांक और समय को सत्यापित करने, संदेश सामग्री को प्रमाणित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन है हमारे पास डिजिटल हस्ताक्षर, एन्क्रिप्ट, अखंडता या फिर नॉन रेपुडिएशन। तो दोस्तों जो डिजिटल साइन होते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, वो हमें लेखक और दिनांक और जो समय की अवधि है उसको सत्यापित करने, संदेश सामग्री को प्रमाणित करने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट हमारे साइंस के कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड। इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है, एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा इसके खालिस्तान के समानुपातिक होती है। ऑप्शन ए है विद्युत प्रवाह, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी प्रतिरोध और ऑप्शन डी है प्रवाहकत्व। तो दोस्तों एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा इसके प्रतिरोध के समानुपातिक होती है। किसके प्रतिरोध के? जो एक चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो इसके रिफ्लेक्शन कहिए या प्रतिरोध के समानुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को खालिस्तान द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझा जाता है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझा जाएगा? ऑप्शन देखिए, विवर्तन, ध्रुवीकरण, प्रतिबिंब या फिर व्यक्तीकरण। तो दोस्तों जो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति है उसके द्वारा जो होता है उसको ध्रुवीकरण के द्वारा सबसे ज़्यादा अच्छे से समझा जाता है या सर्वोत्तम रूप से समझा जाता है, जिसको आप पोलराइजेशन बोल सकते हो या ध्रुवीकरण आ सकता है। प्रकाश की जो अनुप्रस्थ प्रकृति है उसको पोलराइजेशन या फिर ध्रुवीकरण के द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परमाणुओं के आवरणिक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के भरने की व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन ए पाल का अपवर्जन सिद्धांत, ऑप्शन बी आपबाउ सिद्धांत, ऑप्शन सी हुंड का नियम और ऑप्शन डी है डी ब्रोगली सिद्धांत। तो दोस्तों जो डी ब्रोगली सिद्धांत है वो परमाणुओं के आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के भरने की व्याख्या नहीं करता है। कौन सा नहीं करता? डी ब्रोगली सिद्धांत है जो परमाणुओं के आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के भरने की व्याख्या नहीं करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? कुछ आपको कॉम्बिनेशन दिए हैं, उनमें से देखिए। ऑप्शन ए है तांबा गलाने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी लीड है फ्राट फ्लोटेशन की प्रक्रिया, ऑप्शन सी जस्ता मैक आर्थर और फॉरेस्ट की साइनाइड प्रक्रिया और ऑप्शन डी क्रोमियम है एल्यूमिनोर्थिक प्रक्रिया।
तो जो ऑप्शन सी है दोस्तों, जस्ता जो है मैकआर्थर और फॉरेस्ट की साइनाइड प्रक्रिया नहीं होता है। तांबा गलाने की प्रक्रिया है, लीड आपका फ्राट फ्लोटेशन की प्रक्रिया है, क्रोमियम आपका एल्यूमिनोर्थिक प्रक्रिया है। लेकिन जो जस्ता है ऑप्शन सी, वो मैकआर्थर और फॉरेस्ट की साइनाइड प्रक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन चारों ऑप्शन में से फ्रेंड जो ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। सबसे कम किस में है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परागण खाली स्थान में होता है, जड़ों में, पत्तों में, फूलों में या फलों में? ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है HSSC का। तो परागण कहाँ होता है दोस्तों? फूलों में होता है। परागण कहाँ होगा? फूलों में होता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो है, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है तथा यह आमतौर पर संक्रमित खाली स्थान के माध्यम से फैलता है। अब सभी को पता है दोस्तों मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया हमेशा मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है ना, शायद मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, उसकी डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिए। मादा एनाफ्लीज ही होता है वो मच्छर है, और जेंट्स नहीं होता, मादा एनाफ्लीज मच्छर होगा। अकेला एनाफ्लीज भी नहीं, मादा एनाफ्लीज होना चाहिए कंप्लीट। मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से मलेरिया जो है एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बुखार होता है। एक बारिश के मौसम में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो वो किसके काटने से होती है? वो मच्छरों के काटने से होती है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट पेपर्स के साथ।